साथियों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। आज हम यहाँ अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये विद्यालय कैंपस आप देख रहे होंगे और यहाँ हमारे साथ में नेता भी बैठे हैं। आप जो है इस क्षेत्र के में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों में से एक हैं और निश्चित रूप से आपके भी मन में आ रहा होगा कि आप हैं कौन। तो हम आपके बारे में बताना चाहेंगे कि आप भाई सियाराम रावत जी हैं। आपने अपनी राजनीतिक जीवन में काफ़ी समय से समाज के लिए अच्छा कार्य किया है और उस अच्छे कार्य का मतलब यही है, इसी से सिद्ध होता है कि आपने बहुत पहले से लगभग 25-30 वर्ष से आप ग्राम प्रधान रहे, जिला पंचायत भी रहे और आगे क्या क्या रहे, ढेर सारी बात हम आपसे करेंगे तो आप भी जानेंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने आर्य प्रयास चैनल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे बात करें तो हम चाहते हैं सबसे पहले हम लोग शुरुआत, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कहाँ से कैसे हुई, जी इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग। जी, तो कब से हुई ये हम राजनीति में 1995 में जी पहली बार पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था बनी। जी उस समय हमारी गांव पंचायत पणकिया विकासखंड मानीगंज जी की है। जी मैं वहां से 1995 में प्रधान का चुनाव लड़ा और जनता के आशीर्वाद से प्रधान चुनाव हुआ। जी 2000 में हमारी गांव पंचायत ओबीसी कोटे में चली गई, हमें प्रधानी लड़ने का मौका नहीं मिला। मेरी पत्नी उषा रावत जी उस समय जिला पंचायत अमानीगंज प्रथम जो है अनुसूचित महिला के कोटे में आरक्षित हुई थी। जी जी हमने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया जिला पंचायत का और जिला पंचायत सदस्य बनी। जी ये किस समय बनी थी? 2000 से 2005। 2000 से 2005। तो 2000 यानी 95 सन 95 से लेकर के 2000 तक तो आप प्रधान रहे जी और 2000 से लेकर के 2005 तक आपने जिला पंचायत की सवारी की जी अपने क्षेत्र से। जी जी और 2005 के बाद 2005 के बाद हमारे बड़े भाई जी गांव पंचायत का चुनाव लड़ गए, परिवार के ही थे, तो अब उनके सम्मान में हम चुनाव नहीं लड़े। जी अच्छा कहने का मतलब है कि परिवार से यानी गांव से अपनी फैमिली रिलेशन से रहे होंगे तो उनका आपने सम्मान किया, जी इसीलिए नहीं लड़े जी क्या और कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं, परिवार के थे, मतलब इसलिए बड़े बड़े भाई थे, इसलिए चुनाव सम्मान में आप चुनाव नहीं लड़े तो आपने उनको दे दिया पद। जी, वो चुनाव लड़े चुनाव लड़े थे तो नहीं जीत नहीं पाए, वो चुनाव थोड़े वोटों से हारे। तो 2005 में चुनाव भाई साहब हार गए और उसके बाद आया 2010 आया, फिर हम आया हमारी गांव पंचायत महिला कोटे में आरक्षित हुई, तो मैं अपनी पत्नी को फिर से प्रधानी लड़ाया जी और प्रधान हुई। 2015 तक वो प्रधान रही। जी 15 के बाद ये सीट सामान्य थी उस समय। अच्छा सामान भी तब जीते 2010 से 15 सामान्य थी। जी उसके बाद सुरक्षित हुई, महिला कोटे में गई, फिर उनको प्रधान लड़ाया। जी 2020 में आपकी सामान्य पुरुष थी, जी मैं स्वयं चुनाव लड़ा जी और हमारी बहू पूनम रावत जी क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी। दोनों चुनाव हम जीते। तो कहने का मतलब कि सन 1995 से लेकर के अब तक का जो दौर रहा, 3 बार प्रधान और 1 बार आपकी पत्नी जिला पंचायत पद पर आसीन रही, तो इन पदों पर आप सुशोभित रहे। आपको अब तक का सफ़र जो रहा और ये पंचवर्षीय चल ही रही, कैसा लगा? आपसे लोग कैसे संतुष्ट रहते थे, कैसे कर लेते थे, कुछ इस पर बताएंगे? जी नया उस समय शिक्षा पढ़ाई बंद करने के बाद नया जोश था। जी हम लोग पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते काफ़ी काम किया। जी गांव पंचायत से लेकर क्षेत्रों में भी जो लोग आते थे उनका सम्मान करते थे, काम करते थे। जिला पंचायत जब हुए तो पूरे क्षेत्र में काम करने का मौका मिला और आज भी हमारी गांव पंचायत जो है उसमें चाहे जब चुनाव लड़े हों, हमारा ये आंकड़ा रहा कि 50 प्लस में मैं रहता हूँ और 50 में से और जितने चाहे एक कैंडिडेट हो चाहे 2 कैंडिडेट हो जाए सब बढ़ जाते हैं, सब बाकी शेष में में आधे में आप हिस्सेदारी रखते हैं हर हाल में, बाकी बढ़त बनाने के लिए आप चेष्टा करते हैं। चलिए, तो आपका क्षेत्र तो बहुत बेहतर है, पड़किया आपकी ग्राम पंचायत है
और अच्छा, बीच में हम एक सवाल और करना चाह रहे हैं आपसे। हम जहाँ बैठे हैं, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और जान रहे हैं, आपके भी क्षेत्र में आपको लोग देख रहे हैं कि हमारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि सियाराम रावत जी यहाँ बैठे हैं, तो ये कहाँ बैठे हैं, हम इस समय कहाँ बैठे हैं, इस पर कुछ चर्चा करिए। ये अघियोना मिल्कीपुर की गांव पंचायत है। जी यहाँ जवाहर शिक्षा निकेतन के नाम से ये हमारा विद्यालय है। यहाँ के हम प्रबंधक हैं। खाली समय में हम यहाँ आते हैं, अपना मैनेजमेंट के तौर पर मैनेजमेंट के प्रबंधक के रूप में इसका कार्यभार देखते हैं। जी। तो इस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, इस पर बताएंगे? इस विद्यालय की स्थापना 79 में हुई थी। 79 का विद्यालय है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो मैनेजमेंट था बहुत विशेष ध्यान न देने के नाते बहुत पिछड़ा रहा। जी। हम 2013 से इसको देखने लगे। 2013 से काफ़ी कुछ काम हुआ। अब आगे तो ये प्रगति सन में 79 से लेकर के और 2013 के मध्य में जो समय गुजरा, वो विद्यालय कौन संभाल रहा था तब? उस समय कई जवाहर यहाँ के ग्राम प्रधान हुआ करते थे। जी। वही प्रबंधक के रूप में रहते थे, अपना देखते थे। और बीच में उनके मरने के बाद यहाँ के विधायक, क्षेत्रीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी जी जी। मैनेजमेंट में गया। लेकिन जब वो रुदौली चले गए, तब से मैं इसको स्वयं देख रहा हूँ। तो ये चला चलाया विद्यालय आपको, बना बनाया विद्यालय आपको समर्पित किया कि आपने इसमें डेवलप किया, क्या था पहले? नहीं बना था कुछ, एक दो कमरे बने थे, बाकी हम बनवाए अपने साथ। अच्छा अच्छा, मेहनत आपने ही की है, स्थापित पूर्व से था। जी। तो विद्यालय आपका अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ बच्चे किस क्लास तक के हैं? कक्षा 8 तक के? 8 तक। 8 तक। कितनी संख्या होगी यहाँ पे पूरी लगभग? तो 300 के आसपास है। आपके विद्यालय में 300 की संख्या है। तो यही आसपास क्षेत्र से ही बच्चे हाँ, हैं? लोकल जाते हैं। जी। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है और आप प्रधान रहे हैं, राजनीति को बड़ी बखूबी समझते हैं। आप जिला पंचायत पुणे में कह रहा हूँ आप रहे हैं। और जैसा कि आजकल तमाम मीडिया के माध्यम से और माध्यमों से हमको भी ये संज्ञान में आया है, अभी तो हमने आपसे पूछा नहीं, आपने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन मीडिया के माध्यम से हमने जाना कि इस बार आप विधानसभा के चुनाव में भी आप पूर्ण रूप से दावेदारी में हैं, प्रभावशालियों में से हैं। इस पर क्या कहेंगे? 2012 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। अच्छा, 2012 से? 2012 से। और पार्टी की नीतियों में पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको मैं काम करता हूँ। वर्तमान समय में हमारा दायित्व अनुसूचित अवध क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चा के मैं कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। जी अब मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है और मैं अनुसूचित जात का हूँ। जी। और 1995 से समाज में हमने काम किया है। जी। तो पार्टी के होने के नाते पार्टी पर विश्वास है कि हमने अपनी दावेदारी की है। अगर पार्टी टिकट देती है हमें, तो हम मिल्कीपुर से विधानसभा लड़ेंगे। तो इस बार आप मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ आप इंतजार कर रहे हैं टिकट का और शीर्ष नेतृत्व का कि निर्णय आपके पक्ष में ले। तो सबसे पहले हम इन विषयों पर भी जाएं कि जब कभी प्रधान नहीं थे आप और प्रधान हुए, तो आपके मन में तमाम सपने संजोए रहे होंगे, फिर उसको आपने किए होंगे, तमाम वादे इरादे बनाए होंगे, उसको भी आपने पूरे किए होंगे। निश्चित रूप से यदि न किए होते तो दूसरी बार आप प्रधान न बनते। उसके बाद देखा गया तो आप क्षेत्र में भी गए। सन 95 में नहीं 2010 में आप जिला पंचायत चुनाव जीते। 2005 से 2000 से 2005 तक 2000 से 2005 तक आप जिला पंचायत पद पर भी रहे। वहाँ भी आपने बेहतरी रखी, क्षेत्र के लोगों को साथ रखा होगा। और उसके बाद जिला पंचायत नहीं लड़े तो क्या हुआ, प्रधान फिर बन गए। इस बार मौके प्रधान भी हैं आप। 2000 में भी हम जिला पंचायत लड़े थे। 2000 में भी लड़े? 2000 में भी लड़े थे, लेकिन 435 वोट से हम जी। पार्टी का टिकट मिला, लेकिन एक हमारे साथी और लड़ गए, जिसे हम 435 वोट से। जी। आपस में लड़ाई होने की मतलब आप कारण भी जान गए कि हम क्यों हार गए। और जब कोई लड़ाई लड़ने के बाद हार जाता है और हारने के बाद कारण जान जाता है तो बहुत आनंद आता है समझने में ना उसको। नहीं, अब तो भाई जो मतलब हाँ लग जाता है कि कुछ हमने किया और इसमें कारण यही हुआ, उस पर सुधार कर लेते हैं। तो इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में की है और निश्चित रूप से आपको विश्वास भी है कि आपको टिकट मिलेगा। अभी तो टिकट मिला नहीं है, 2-4 दिनों में ही कंफर्म हो जाएगा। तो वैसे आप क्या अपने दर्शकों को, अपनी क्षेत्रीय जनता को बताना चाहेंगे कि आप क्या क्या मन में मनसा रखे होंगे कि हम अगर हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे तमाम कार्य करेंगे? अगर
टिकट मिलता है और जनता का आशीर्वाद मिलता है मिल्कीपुर के नेतृत्व करने का। जी तो मिल्कीपुर का पूरा, हम तो मिल्कीपुर में पैदा हुए हैं, कंटिन्यू मिल्कीपुर में पूरा समय देंगे। जी दलित, शोषित, पिछड़ों और सभी वर्ग के जो शोषित लोगों की मदद करेंगे। जी जो विकास विधानसभा के माध्यम से होता है उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि चौमुखी विकास हो। मिल्कीपुर विधानसभा एक सुंदर, स्वच्छ और विकसित विधानसभा हो, इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। जी। बढ़िया है, आपका संकल्प बढ़िया है कि आप बेहतरी को ले जाएंगे और बेहतर बनाएंगे। तो क्षेत्र में तो बराबर आप चल ही रहे हैं। जी, बराबर रहते हैं। अच्छा, आपको क्या ऐसा भी लग रहा है कि आपका टिकट अभी हुआ नहीं है जिसे, तो फिर से हम वही चर्चा करना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि टिकट आपको मिल जाएगा? मिलना चाहिए, टिकट दावेदारी है, क्षेत्रीय मतलब होने के नाते। हाँ, आप क्षेत्रीय हैं इसलिए आपने क्षेत्र में मेहनत सारी किया है। उम्मीदवार जो है सब उम्मीदवारों से जी कहीं दूसरे क्षेत्र से आ रहे हैं, कोई फैजाबाद से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, जी लेकिन मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं काम करता हूँ और यहीं फिर रहूँगा। ये पूरा विश्वास, इसलिए पूरा विश्वास है कि जातीय समीकरण के आधार पर, क्षेत्रीय होने के नाते और पार्टी में काम करने के नाते टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, ये कब से आपके मन में आया कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? ये अब मन में तो हमें इसके पहले भी था, लेकिन उस समय हम दावेदारी नहीं किए। जी, लेकिन अब की बार हमने काम किया है पार्टी के नेतृत्व में, तो अब की बार दावेदारी की। हो सकता है कि पहले लगता रहा हो कि अभी हम उस लायक नहीं हैं। हाँ, पहले शुरुआत में अपने कमज़ोर जरूर महसूस किए। अच्छा, अब लग रहा है कि हम उस लायक हो गए नहीं, हैं। अब तो क्षेत्र में काम करने का करते करते एक अनुभव हो गया, इसलिए लग रहा है कि जी जी, परिपक्वता जब आती है तो व्यक्ति स्वयं भी जान पाता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ और मुझे ऐसा कुछ जी। करना चाहिए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और हम चाहेंगे कि आप टिकट पाएं और इस प्लेटफार्म से, आर्य प्रयास के माध्यम से अपनी क्षेत्र को, जनता को और कुछ कहना चाहेंगे आप? अब वो हर प्रयास की तरफ से हम क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें टिकट मिलता है तो हम आपके बीच में बने रहेंगे, जी आपका सम्मान करेंगे, आपके विकास के लिए रात दिन एक करके हम काम करेंगे। क्षेत्र की जनता भी सोच रही होगी, शायद आपके दर्शक भी यही सोच रहे होंगे कि अभी टिकट मिला नहीं है, और हमारे पार्टी भी सोच रही होगी जहाँ से आप टिकट मांग रहे हैं, टिकट मिल गया तो बहुत बढ़िया। पुनः कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मान लीजिए 1% टिकट ना मिला, तब आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिसको मिल्कीपुर का उम्मीदवार बनाएगी, जी पार्टी में आस्था और विश्वास रखते हुए पूरा पुरजोर से उसकी हम मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ मिल्कीपुर से बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आप पार्टी के लिए समर्पित हैं। आपकी बातों को सुनकर के लगता है कि आपको टिकट मिलेगा तो आप लड़ेंगे, बेहतर लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। और पार्टी ने उस लायक यदि न समझा तो हम पार्टी के साथ ही रहेंगे, चोली दामन से लगे रहेंगे और आने वाले प्रत्याशी को मदद करेंगे। लेकिन हम अभी ऐसा काहे कहें कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, ये तो हमको नहीं पूछना था अभी ना, और इसलिए बाकी अच्छा, एक चीज़ ये मन में आ रहा है कि ऐसा कुछ तो लग ही रहा होगा कि आपके क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है। हमारे क्षेत्र में मिल्कीपुर में अब वो मौजूदा समय में चाहे सड़क के मामले लीजिए, जी बड़ी बदतर स्थिति रही, और तमाम शिक्षा क्षेत्र में जो ITI पॉलिटेक्निक जैसे विद्यालय, जी इंजीनियरिंग जिसको जी, पढ़कर जी। जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जी हमारे क्षेत्र में इसका अभाव है। हम जी। प्रयास करेंगे कि अगर कभी मौका मिलता है तो इस क्षेत्र में काम करेंगे और तमाम औद्योगिक विद्यालय की स्थापना करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के लड़के पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, अच्छे पदों पर रहें, अच्छा काम करें। कहने का मतलब है कि आपके यहाँ एकेडमिक विद्यालय बहुत हैं, डिग्री लेने के बाद में बच्चे इधर उधर मारे फिर रहे हैं, और इनको आप व्यावसायिक एजुकेशन के लिए, चाहे डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो बच्चे पढ़ लिख लेने के बाद में वहाँ तक हमारे गरीब अभिभावकों की पहुँच नहीं होती है। तो अपने क्षेत्र में आप ऐसी शिक्षा का जो है विस्तार करेंगे, जी।
जिससे यहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आज जो भी बनना जी। हो बने। तो ये नौजवानों के लिए और एक चीज़ बच्चों के लिए है। यह बात तो आपकी बच्चों के लिए है, लेकिन आपके यहाँ तमाम नौजवान आपको देख रहे हैं। निश्चित रूप से आप जैसे, अभी हम आपको नौजवान ही कहेंगे, आप भी नौजवान हैं। आपके यहाँ नौजवानों की एक लावी आ रही है जो बेरोजगारी से गुजर रही है और ये खूब सर पटक रहे हैं। इनके लिए कुछ कहेंगे तो सब बात? इनको सारे नौजवान बच्चे अब जिनके हाथ खाली हैं, और आने वाली सरकार ये प्रयास जो नौकरी पाते हैं उनको ठीक है, नहीं तो उनको हम व्यावसायिक शिक्षा देकर व्यवसाय की तरफ उनको अग्रसरित करेंगे कि उनके रोजी रोटी चले, उनके हाथ खाली न रहे, उनको बेरोजगारी का आभास न हो, वो भी आगे बढ़े। कहने के बोला जो प्रशिक्षित नहीं हैं, बेरोजगार हैं, उनको आप प्रशिक्षित करवाएंगे, और जो प्रशिक्षित हैं, नौकरी के लिए तैयार हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। जी जी, प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सरकार तो इसे सबके लिए, सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रही है। महिलाओं के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए और बाल शिक्षा यानी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, महिलाओं की शिक्षा दीक्षा के लिए, ये सब जो हो रहा है, यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था अपने क्षेत्र में कुछ सोचा है आपने? महिलाओं के लिए जो व्यवस्था है यहाँ महिला डिग्री कॉलेज तो हमारे क्षेत्र में बहुत हैं, जी। लेकिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर एक अलग से शिक्षा का व्यवस्था की जाए, जिससे हमारी बेटियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें, उनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं, वो नौकरी और आगे भी बढ़ें। जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, ये कि आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, सब के लिए आप जो है निश्चित रूप से चिंतनशील है, सबके लिए विचार कर रहे हैं आप कि आप बेहतर करेंगे। और एक सवाल है आपसे, आप भी गांव-गांव गलियों में जा रहे होंगे, जी। मैं भी आ रहा था तो भी आवाज़ नहीं, 2-3 सालों से। ये जब से सरकार आई है, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कि जो गाय गौवंश इनका जो आक्रमण हो रहा है चारों तरफ खेती में, इनको आपको झेलना पड़ रहा है, कहीं सुनना पड़ रहा है कि नहीं क्षेत्र में जाने के बाद? शिकायत तो मिलती है क्षेत्र में, हम्म, लेकिन जो गोवंश हैं हमारे ही हैं, जी हमारे समाज के हैं, जी और गोवंश की जो व्यवस्था जैसे चारागाह बनवा कर की गई, जी काफ़ी प्रयास किया गया। जो बच्चे हैं, सरकार की मंशा है कि आगे भी इनको व्यवस्थित किया जाए, जी और तो इससे जो खेती किसानी की बात होती है, इससे नुकसान हुआ, जी। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमारे उत्तर प्रदेश में पैदावार कम हुई। हाँ, ये बात तो आपने सही कहा, क्योंकि मुझे नहीं कहना था यहाँ पे, मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे और ढेर सारे दर्शक भी हैं, और इसमें से ऐसे भी लोग हैं जो मेरे साथ भी चलते हुए आ रहे थे। तो मैं बीच में अपने दर्शकों को भी ब्रेक करके कहना चाहता हूँ कि मैंने उनसे कहा कि ये गौवंश किसके हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे ही हैं, हमारे नहीं तो मेरे पड़ोसी के हो सकते हैं। तो गौ हत्या बंद होगा नारा कौन लगा रहा था? गौ हत्या के बंद होने का नारा ये सनातन धर्मी लगा रहे थे। आदरणीय जो है हिंदू समाज के ही लोग लगा रहे थे। हाँ, आज गौ हत्या बंद हो गई। आज गौ हत्या बंद हो गई, तो अब इनको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ। हमारी पैदावार बढ़ी है। कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो पैदावार इसके पूर्व थी उससे ज़्यादा ही हुई है, कहीं कम नहीं हुई है। अच्छा, हम और थोड़ा सा आपको पैदावार और ये किसानों की इनकम पे जा रहे हैं, और लेकिन आप प्रत्याशी इस समय पे दावेदारी में हैं, टिकट के इंतज़ार में हैं, तो लेकिन इस समय अभी भी विपक्ष भी हावी होता है। आपसे भी यदा कदा मिलेंगे लोग, तमाम सवाल करेंगे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पैदावार बढ़ी है आपने कहा, इसीलिए मैंने ऐसा सवाल किया, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो क्या हो गई है वाकई में? दोगुनी किसानों की आय अगर देखा जाए तो किसान पहले, आप देखिए किसान हर, आप तो चैनल के हैं, जी आप देखिए पेपर जब आता था सुबह, तो कहीं ना कहीं किसान के प्रति कुछ ना कुछ कहीं किसान हत्या करता था, कहीं किसान की बेटी की शादी नहीं होती थी, परेशान रहता था, कहीं खाद बीज के रूप में परेशान रहता, नहीं पाता था, अभाव लाइन लगाता था। आज ये स्थिति तो नहीं। आप भी देखते हैं जी कि कहीं भी इस 5 जी, साल जी, के जी। कार्यकाल में किसान ने आत्महत्या नहीं की कर्ज के।
कहीं जी ऐसा नहीं रहा कि किसी की बेटी की शादी में कर लोड रहा किसान के ऊपर, उसमें अपना हत्या किया हो। तो किसान पूर्णतया अपने को मान लीजिए आगे तो बढ़ा ही है हर क्षेत्र में। जी। अब जैसे गौशाले तमाम गौशालाएँ खोली गई हैं, शासन ने ही खोली है और इन लोगों का कथन होता है कि इनको बंधवा करके, हँकवा करके उनमें डलवा दिया जाए गौशालाओं में। यहाँ के जो शासक, जो प्रशासक हैं, जिले से लेकर के आपकी गांव सभा तक, ये उदासीन है। सरकार कह रही है तो ये क्यों नहीं करते होंगे? खैर, हम अपने लाइन से हट रहे हैं थोड़ा सा। फिर हाल आपसे सवाल है, जनता आपसे ही पूछेगी। अब ये उदासीन लोग को या तो जो व्यवस्था दी गई है उसके प्रति सचेत नहीं है, जी केवल हो हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं। अगर ये गौशाला में जाकर अपना वो कर दें थोड़ा, तो ये व्यवस्था तो थोड़ा सुधर ही जाएगी। गौशाला में जानवर भेज दिए जाएँ, ये आवश्यक है, आपको लगता है जी जी जरूरी है? जी, छुट्टा जानवर हैं तमाम इधर उधर, तो गौशाला में रहें तो ज़्यादा। जी। शिक्षा पे हमने आपसे सवाल किए, तो स्वास्थ्य पे आपके मिल्कीपुर क्षेत्र में हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल जो भी हों, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर में होगा या कहाँ है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे खंडासा में भी है, जी मिल्कीपुर है, जी हमारे देवगांव में सौसैया का अस्पताल है, जी हमारे पिछला में सौसैया का बड़ा अस्पताल है, बढ़िया चल रहा है। जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जो है बड़े अस्पतालों में मानीगंज ब्लॉक जो है 2 अस्पताल बढ़िया जी, मतलब बेहतर प्रगति कर रहे हैं ये। बेहतर। तो इनकी बेहतरी में तमाम इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, जघन्य बीमारियां होती हैं, हम लोग अभी भी लखनऊ जाना पड़ता है। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो कहेंगे कि आपने सवाल नहीं किया था इसे, कि जो लखनऊ जाते हैं वो क्यों जाते हैं, वो दूरी कब कम होगी? लखनऊ के लिए तो दूरी कम नहीं, दूरी मीन्स यहीं जब रहेंगे तो वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, व्यवस्था यहाँ मिल जाएगी तो वहाँ नहीं जाना। तो हमारा तो फैजाबाद मेडिकल कॉलेज है ही है, दर्शन नगर में बढ़िया। अच्छा, लखनऊ नहीं जाना पड़ रहा है? लखनऊ कहाँ जाएंगे अब भाई, जब वही सुविधा आपको दर्शन नगर में मिल रहा है, फैजाबाद मिल रहा है। जी 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 सारी ये सरकार ने व्यवस्था कर दी है, जी वर्तमान सरकार ने। जी तो ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी हो लखनऊ जाने की अलग बात है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया है, जो लोग शुरुआती दौर में हैं, उनका इलाज यहाँ हो जाता है। जी। अब बिजली पानी की क्या चर्चा करेंगे? कुछ बिजली तो हमारी सरकार 24 घंटा दे ही रही है। 24 घंटा दे रही है, 20 घंटे दे रही है? अरे 24 घंटा दे रही है। अच्छा, सर, 24 घंटे नगर क्षेत्र में दे रही है? हाँ, 24 घंटा बिजली आप का नगर क्षेत्र में तो नहीं रहते हैं? पहले से नहीं, तो मैं तो देहात में रहता हूँ। अच्छा, गांव देहात में रहते हो हाँ, आप? अब हमें तो नहीं लगता कि बिजली कभी, जब हम जागते हैं तब बिजली रहती है, सो जाते हैं तब बिजली दर्शक हमारे लिख कर जरूर कमेंट जरूर करेंगे आपकी बात पर, बिजली बराबर रहती है कि नहीं रहती है? बराबर रहती है बिजली, सर। हम दर्शकों के से निवेदन कर रहे थे कि बिजली बराबर रहती है, 18 घंटे 20 घंटे बिजली रहती है कि नहीं? कमेंट जरूर करिएगा। तो बिजली, पानी के लिए स्वच्छ जो पेयजल है व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल में जो आप देख रहे हैं 24 तक हर गांव में पानी की टंकी बन जाएगी। अच्छा, आपके यहाँ सर्वे हो रहा है? हाँ, सर्वे हो रहा है, हमारे यहाँ प्रस्ताव भी चला गया है, जी टंकी लगना है। और जो शासन की मंशा है, मतलब केंद्र सरकार की मंशा है कि गांव में हम बड़ी टंकी रखें जी 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 और उनको टूटी से पानी देने का काम करेंगे। तो बिजली, पानी, जी। स्वास्थ्य, सारी व्यवस्था तो हमारी सड़कों सरकार- के लिए तो आपने पहले ही कहा कि हम जाल बिछाएंगे और सड़क के बेहतर जाल- कराएंगे। सड़क के जाल बिछेगा, बेहतर होगा। आपके क्षेत्र में गड्ढे नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से नहीं नहीं रहेंगे, रहेंगे। ये पक्का वादा है? यह पक्का वादा। अच्छा, यहाँ की महिलाओं की प्रतिशत में 50% भागीदारी होती है, तो महिलाओं के लिए कोई कार्य विशेष रूप से करेंगे आप चुनाव जीतने के बाद? महिलाओं के लिए जो उनके तरक्की विकास का काम होगा उसको किया जाएगा, हर संभव उनके प्रयास सम्मान के लिए पूरा हर संभव प्रयास किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। तो चलिए, इस समय आप प्रधान हैं और हमारी भी शुभकामनाएं हैं, और हम दर्शकों से भी चाहेंगे कि आपको शुभकामना दें कि आपको टिकट आपका मिले। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, अगले साथियों के साथ। विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।